हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। माई सेल्फ दीक्षा पटेल और मैं आपको पढ़ा रही हूँ अबाउट ब्लड। तो आज के लेसन में मैं आपको पढ़ाऊँगी एनीमिया के बारे में ब्रीफली। लास्ट लेसन में हमने हीमोग्लोबिन के बारे में ब्रीफली पढ़ा था, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो एनीमिया कैन बी डिफाइंड एज द डेफिशिएंसी इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड ड्यू टू डिमिनिश्ड एरिथ्रोसाइट मास। तो एनीमिया कब होता है और एनीमिया होता क्या है? एनीमिया होता है जब ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसी के कम होने के कारण। ठीक है, तो तब एनीमिया से पीड़ित होते हैं। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड आरबीसी काउंट पीसीबी आर बिलो लोअर लिमिट फॉर नॉर्मल रेंज ऑफ एज एंड सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। इसका भी यही मतलब है कि हीमोग्लोबिन जो कंसंट्रेशन है उसका ब्लड में कम हो जाना ये एनीमिया को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद एक और डेफिनेशन देखते हैं। इनएबिलिटी ऑफ ब्लड टू सप्लाई टिश्यूज विद एडिक्वेट ऑक्सीजन फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शंस। ठीक है, ब्लड का टिश्यूज़ को इनएडिक्वेट ऑक्सीजन ना पहुंचा पाना या एनीमिया को दर्शाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एनीमिक पर्सन में क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब उनमें हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कितना कम होता है। ठीक है, अ पर्सन कैन बी एनीमिक व्हेन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज लेस देन। अब यहाँ बताया गया है कि अगर इससे कम कंसंट्रेशन है तो वो इंसान एनीमिया से पीड़ित हो सकता है या एनीमिया से पीड़ित है। तो एक एडल्ट मेल में 13 ग्राम पर डेल इससे कम नहीं होना चाहिए और एडल्ट फीमेल में 12 ग्राम पर डेल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोसिस मेड बाय पेशेंट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, साइंस सिम्टम्स एंड हेमेटोलॉजिकल लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। अब डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाता है कि उसकी हिस्ट्री क्या थी, फिजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं, उसके साइंस और सिम्टम्स देखे जाते हैं और कुछ लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। etiological classification on the basis of etiology anemia is divided into 5 types। अब etiology क्या है? etiology is the study of cause or origin, मतलब ये इसकी ओरिजिन होती कैसे है, इसकी स्टडी को etiology बोला जाता है, किसी भी ओरिजिन की स्टडी को। ठीक है, तो उस बेसिस पे एनीमिया 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। चलिए, पहला है हीमोरेजिक एनीमिया, सेकंड है हीमोलिटिक एनीमिया, देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके बाद है अप्लास्टिक एनीमिया, उसके बाद है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इन सब के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हीमोरेजिक एनीमिया के बारे में। हीमोरेज रिफर्स टू एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। हीमोरेज का मतलब होता है एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाना। एनीमिया ड्यू टू हेमोरेज इज नोन एज हीमोरेजिक एनीमिया। ठीक है, इट अकर्स बोथ इन एक्यूट एंड क्रॉनिक हीमोरेजिक कंडीशन। ये बहुत ही ज़्यादा जब ब्लड लॉस हो जाता है उस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, एक्यूट हेमोरेज, सबसे पहले एक्यूट हेमोरेज के बारे में पढ़ते हैं। इट refers to sudden loss of large quantity of blood as in case of accident or surgeries। जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं उनमें इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड लॉस हो जाता है। उस समय हीमोरेजिक जो एक्यूट हीमोरेज है ना, इस कंडीशन में पेशेंट आ जाता है। उसके बाद आ जाता है क्रॉनिक हीमोरेज। इट refers to the loss of blood by internal और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। मतलब इसमें क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसमें तो एक्सटर्नल ही हो रही है, इसमें इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय के लिए। इट अकर्स इन कंडीशन लाइक पेप्टिक अल्सर, परपुरा, हीमोफीलिया एंड मेनोरीजिया। ये पेप्टिक अल्सर में जो मतलब जो अल्सर हो जाता है ना पेट में, उस कंडीशन में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और ये हीमोफीलिया, परपुरा और मेनोरेजिया में भी ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, उस समय क्रोनिक हेमोरेज वाली कंडीशन आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं हीमोलिटिक एनीमिया के बारे में। तो हीमोलिसिस मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। हीमोलिसिस का यहाँ मतलब है हीमो मतलब हीमोग्लोबिन। ठीक है, और लाइसिस जहाँ भी आया इसका मतलब है टूटना, तो इट मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है,
अनीमिया ड्यू टू एक्सेस हीमोलिसिस विच इज़ नॉट कंपनसेटेड बाय इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन इज कॉल्ड हीमोलिटिक अनीमिया। मतलब जब आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं और आरबीसी नए आरबीसी बहुत ज़्यादा बनते भी नहीं हैं, तब हीमोलिटिक एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। ठीक है। हीमोलिसिस द रप्चर ऑफ आरबीसीज अदर, ये क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कि रप्चर ऑफ आरबीसी मतलब हीमोलिसिस क्यों होता है, इसके कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं। चलिए इसके कंडीशंस के बारे में। तो ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कॉजेस हो सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लिवर फेलियर, रीनल डिसऑर्डर। अगर किसी को रीनल फेलियर और ये लिवर फेलियर हो जाए या कोई रीनल डिसऑर्डर हो जाए, मतलब कोई किडनी डिसऑर्डर हो जाए, तो वो इस कंडीशन से पीड़ित हो सकता है। हाइपरस्पेलेनिज्म, बर्न्स, ऑटोइम्यून डिजीजेस, रिमोटॉइड आर्थराइटिस वगैरह अगर ये हो जाएं तो भी हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। इन्वेशन ऑफ आरबीसीज बाय मलेरियल पैरासाइट, अगर मलेरिया पैरासाइट आरबीसी को इन्वेट कर ले, उन पे अटैक कर दे, उन पे अपना कब्जा जमा ले, तब हीमोलिटिक एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। बिकॉज द सेल्स आर डिफेक्टिव एज इन सिकल सेल एनीमिया डिजीज एंड थैलेसीमिया। मैंने बताया था कि सिकल सेल एनीमिया में जो सेल होते हैं वो कुछ इस तरीके के हो जाते हैं आरबीसी। ठीक है। तो इस वजह से भी वो टूटने लगते हैं। ठीक है। तो ये किस कंडीशन में होता है, ये होता है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की कंडीशन में। थैलेसीमिया में ऐसे सिकल सेल नहीं होता, उसमें दूसरी कंडीशन होती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया के, मतलब न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी के कारण जो एनीमिया होता है। इज कॉज्ड बाय डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ अ फैक्टर नीडेड बाय एरेथ्रोपोइसिस। एरेथ्रोपोइसिस मैंने बताया था प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं जो ज़रूरी है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, तो आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया से पीड़ित हो सकते हैं। ये 3 तरीके का होता है। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, ये बहुत ही कॉमन है। इट डेवलप्स ड्यू टू इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। जैसे पढ़े लिया है आपने, इसमें आयरन की कमी होती है जिससे हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस पे असर पड़ता है। आरबीसीज आर माइक्रोसिस्टिक एंड हाइपोक्रोमिक। कॉजेज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के क्या क्या कॉजेज हैं, तो इसके कॉजेज हैं लॉस ऑफ ब्लड, डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन, पूर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन इन कंडीशंस लाइक ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पर्नीशियस एनीमिया के बारे में। इट इज़ कॉज्ड बाय एन इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब इनफ ingested vitamin B12 from the digestive tract due to deficiency of intrinsic factor। इंट्रेंसिक फैक्टर जो होता है उसकी डेफिशिएंसी के कारण हमारी बॉडी में विटामिन B12 जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो उस वजह से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल आरबीसी प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन। ठीक है। विटामिन B12 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरबीसी के प्रोडक्शन और उसके मैचुरेशन के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडिसन्स एनीमिया, इसका दूसरा नाम एडिसन्स एनीमिया भी है। It is due to atrophy of gastric mucosa because of autoimmune destruction of parietal cells, decreased production of intrinsic factor। जो कि म्यूकोसा जो वॉल होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लेयर है म्यूकोसा, उसमें उसमें जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है पैराइटल सेल्स का, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उस वजह से पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। उसके बाद हम आते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अनदर मैचुरेशन फैक्टर कॉल्ड फॉलिक एसिड। इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थी, इसमें क्या होता है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें क्या होता है जो आरबीसी बनते ज़रूर हैं लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाते। द DNA सिंथेसिस इज ऑल्सो डिफेक्टिव सो द न्यूक्लियस रिमेन इम्मेच्योर। इसमें क्या होता है DNA सिंथेसिस जो है ना वो डिफेक्टिव हो जाती है, जिस वजह से न्यूक्लियस जो रहता है वो इमेच्योर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि आरबीसी में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, लेकिन आरबीसी की जो शुरुआत की स्टेज होती है ना, जब उसका प्रोडक्शन होता है और मैचुरेशन की शुरुआती की स्टेज होती है, उनमें न्यूक्लियस रहता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है। द आरबीसीज आर मेगालोब्लास्टिक एंड हाइमोक्रोमिक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप्लास्टिक एनीमिया। अब आप्लास्टिक एनीमिया कब होता है? इट इज़ कॉल्ड बाय फेलियर ऑफ बोन मैरो टू प्रोड्यूस इनफ आरबीसी। जब बोन मैरो आरबीसीज को नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं जितना हमें ज़रूरत है, तब ये प्लास्टिक एनीमिया से हम पीड़ित हो सकते हैं।
इट कैन बी कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो बाय टॉक्सिक केमिकल्स। अगर रेड बोन मैरो डिस्ट्रक्ट हो जाए, वो किस वजह से डिस्ट्रक्ट हो जाता है? टॉक्सिक केमिकल्स सच एज बेंजीन। अगर बहुत ज़्यादा रेडिएशन से एक्सपोज्ड हो जाएं, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाए या बहुत ज़्यादा एक्सरेज से एक्सपोजर हो जाए, तब रेड बोन मैरो डिस्ट्रक्ट हो सकता है। ठीक है। इन्वेजन ऑफ द मैरोस बाय कैंसर सेल्स। अगर कैंसर सेल्स मैरो को इन्वेट कर लें। कीमोथेरेपी फॉर कैंसर, ये कीमोथेरेपी के कारण भी हो सकता है। उसके बाद है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। रीनल एनीमिया, रीनल का मतलब यहाँ किडनी है, मे रिजल्ट फ्रॉम किडनी डिसीज़। अगर आप किडनी डिसीज से पीड़ित हैं तो ये आपको हो सकता है रीनल एनीमिया, बिकॉज इनएडुकेट एरेथ्रोपोइटिन सिक्रीशन बाय डिजीज किडनी लीड्स टू इनसफिशिएंट आरबीसी प्रोडक्शन। मैंने बताया था एरेथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है ये सिक्रीट करता है किडनी, और ये आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर एरेथ्रोपोइटिन कम सिक्रीट होगा तो वो आरबीसी के प्रोडक्शन को भी कम कर देगा। ठीक है, इससे सफिशेंट आरबीसी प्रोड्यूस नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये एनीमिया हो सकता है। नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी डिसीजेज सच रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये इस वाले डिसीज़ में भी हो सकता है एनीमिया। क्रॉनिक इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस and abscess in lungs, neoplastic disorders such as Hodgkin's disease and cancer of lung and breast। अब इसके कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। क्या क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं एनीमिया के? फैटिग होती है, वीकनेस होती है, टायर्डनेस होती है, आपको बहुत ज़्यादा मस्कुलर वीकनेस होगी, आपकी स्किन पेल हो जाएगी, आपके जो नेल्स है वो भी बहुत अलग दिखने लगेंगे, बहुत डल हो जाएंगे, पाम्स वगैरह, ईयर लोब्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, इन सब को अफेक्ट करता है। जो क्रीज होती है ना पाम की, लूज देयर पिंक कलर, जो हाथों की जो क्रीज होती है वो पिंक कलर लूज कर देगी। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन इतना कम हो जाए तो। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सिम्टम्स क्या हैं? पेल्पिटेशंस, टेकिकार्डिया एंड मर्मर्स। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में ब्रेथलेसनेस होगा, डिप्सनिया, इंक्रीज रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिम्टम्स, हेडेक होगा, फेडनेस होगी, टिनिटस होगा, गिडीनेस होगी, डिक्रीज कंसंट्रेशन एबिलिटी, और आप बेहोश भी हो सकते हैं ड्यूरिंग डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ भी हो जाएगी। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे आगे। चलिए, ओके, थैंक यू।